हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एनडीए के लिए नई सीरीज़ स्टार्ट की थी, एनडीए फिज़िक्स के लिए, जिसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर देखा था हमारा, वो देखा था यूनिट्स एंड डायमेंशंस। क्या देखा था हमने? यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखा था, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। हमने आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा, होप्स कि आप सभी ने देखा होगा, उसमें हमने मोस्ट ऑफ दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि इस चैप्टर के थे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, उनको हमने क्लियर किया। हमने ये पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि भाई किस तरह से डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ बनती हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूज़ से, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी से डिराइव नहीं होती, जबकि डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो फंडामेंटल से बनती हैं। ठीक है, उसी तरह ऐसे ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने दो तरह की यूनिट्स पढ़ी थी, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा कि भैया कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। हमने पढ़ा एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एंड लास्ट में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनली यूनाइट्स, यानी कि ऐसे सिस्टम के बारे में, जिस तरह 7 तरह की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ हुआ है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का यूज़ हुआ है। उसके बाद हमने इनकी डेफिनेशंस देखी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में देखा हमने, सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से निकालते हैं, और फिर एक प्रैक्टिस सेशन हमने किया था। आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, उसमें हम पढ़ेंगे इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं दे रखा है, वो जल्दी से लिंक नीचे दे रखा है, पिन कर रखा है मैंने, वहाँ जाकर सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देख के आएँ, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 देखें। ठीक है, एनडीए फिज़िक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं एनडीए एग्जाम में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा। आज हम डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला बनाना, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स जो जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज़ अब डेली चलेगी। हो सकता है कि दिन में 3-3 वीडियोस डाले जाएं। ठीक है, जिस तरह से आपकी एक्टिवनेस बढ़ेगी मेरे चैनल के साथ, उसी तरह मैं भी एक्टिव होता रहूँगा। हो सकता है कि एक लाइव सेशन भी हम करें। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस आर द पावर्स एक्सपोनेंट टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि बेस क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि डायमेंशंस क्या होते हैं बेटा? एक तरह के पावर्स होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल जो उसकी बेस क्वांटिटी है, उसकी जो एक्सपोनेंट्स होंगी, उसकी जो पावर होंगी, दे आर कॉल्ड डायमेंशंस। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? डायमेंशंस कहेंगे। और ये हमें क्या बताती हैं? ये हमें ये बताती हैं कि कोई क्वांटिटी, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह से रिलेट है, किस तरह से उसके साथ रिलेशन में है, तो ये डायमेंशंस बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ के डायमेंशंस को एल, कैपिटल एल, इसके लिए जो यूज़ किया जाएगा फंडामेंटल, जो इस फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के लिए जो सिंबल यूज़ किया हुआ है कैपिटल एल है, उसकी पावर 1 कर दें तो एल की पावर 1, यानी लेंथ के डायमेंशंस 1 हो गए। मास के हो गए m1, टाइम के हो गए t1। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस और अपॉन में टाइम का डिवाइड कर दें तो उसके डायमेंशंस बनते हैं L1 t-1। अब देखो डायमेंशंस बनाने कैसे हैं, ये भी थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आपको डायमेंशंस फॉर्म करने हैं। वेट अ मिनट, ओके। सो बोर्ड में आ जाते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। वेलोसिटी है। वेलोसिटी होता क्या है? सभी को पता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन लेंथ के डायमेंशंस होंगे L1, और टाइम के डायमेंशंस होते हैं T1। T1 को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या आ गया? L1 t-1, और यहाँ m के कोई डायमेंशंस नहीं है, m यहाँ पर है ही नहीं, m0। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी
वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या बन गए स्टूडेंट्स, m0 l1 t-1। उसी तरह मैं एक्सेलरेशन के भी बना सकता हूँ। एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन में एक तो वेलोसिटी के डायमेंशंस लगेंगे यानी कि l1 t-1 और टाइम के डायमेंशंस, टाइम का डायमेंशंस क्या होता है, t1 होता है। सो l1 और t1 को ऊपर भेज दूंगा मैं तो वो t-1 के साथ मिलके -2 हो जाएगा। सो दिस इज़ द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें भी m नहीं है, ध्यान रखना, इसमें भी m के कोई डायमेंशंस नहीं है, m 0 है यहाँ पर। m क्या है यहाँ पर, 0 है, m 0, ओके, m 0 l1 t-2 या l1 t-2, इस तरह से एक्सेलरेशन के डायमेंशंस बने। तो इस तरह से हम डायमेंशंस को बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपको आना चाहिए, बहुत ही ईजी है डायमेंशंस निकालना। बस आपको बेस क्वांटिटीज़ के, मोस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस याद कर लो और उसके बाद आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगा, उस लिस्ट को आपको याद रखना है और उस लिस्ट से ही सारे डायमेंशंस बनेंगे आगे चल के। पावर के डायमेंशन m1 l2 t-3, वर्क के m1 l2 t-2, प्रेशर के m1 l-1 t-2। देखिए डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए, उस क्वांटिटी का, उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए या उसका किसी के साथ रिलेशन पता होना चाहिए, उसी रिलेशन से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं डायमेंशनल फार्मूला पे। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अभी अपन ने जो लिखा था, जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके एक्सपोनेंट फॉर्म में हम जो एक इक्वेशन बनाते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, उस फॉर्मेट को ही, उस फार्मूला को ही डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं, जो पावर्स को, बेस क्वांटिटीज़ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स को, एक्सपोनेंट टर्म्स को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट को आपको याद रखना है, देख सकते हैं, लेंथ के L1, मास के m1, टाइम के t1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला सबके। देखो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है थीटा से डिनोट, कई लोग k से भी करते हैं, केल्विन के लिए k, ध्यान रखना कई बुक्स में k लिखा हुआ है और जनरली थीटा से डिनोट किया। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, दिस इज द सिंबल, ये थीटा है यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को n से रिप्रेजेंट किया गया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को j से किया जाता है, एंड वेलोसिटी आपको पता ही है l1 t-1, एक्सेलरेशन आपको पता ही है l1 t-2, पावर, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू फोर्स के क्या होते हैं m1 l1 t-2, तो डिस्प्लेसमेंट और जुड़ गया यानी m1 l2 t-2 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई वर्क के डायमेंशंस कैसे आए, थोड़ा सा उसको प्रूफ बता दीजिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि भैया वर्क के डायमेंशंस कैसे आएंगे। वर्क निकालने के लिए सबसे पहले आपको वर्क का फॉर्मूला, वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वैसे जनरली वैसे तो साथ में कॉस थीटा भी होता है, पर कॉस थीटा क्योंकि ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, नंबर्स आर डायमेंशन लेस, नंबर्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। कॉस थीटा भी एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट एंगल है, तो ये भी एक क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब वर्क के डायमेंशंस आपको निकालने हैं, वर्क के आपको अगर डायमेंशन निकालने हैं तो वर्क के डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फोर्स के डायमेंशन पता होने चाहिए। किसके डायमेंशन पता होने चाहिए, फोर्स के डायमेंशन पता होने चाहिए। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, सभी बताइए, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं बेटा m1 l1 t-2 और डिस्प्लेसमेंट के L1 थीटा का तो होता नहीं है कुछ, तो L1 और L1 मिलके क्या बन गया, L2, तो m1 L2 t-2, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। उसके बाद हम अपने टॉपिक में आ जाते हैं वापस। हमारा टॉपिक कहाँ गया, ये रहा हमारा टॉपिक, ठीक है। एनर्जी क्योंकि वर्क के बराबर ही होती है तो m1 l2 t-2, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, मास में वॉल्यूम का डिवाइड कर दो तो डेंसिटी आती है, तो m1 l-3, वॉल्यूम होता है L3, वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं, L3 होते हैं, तो L3 का L3 ऊपर जब जाएगा तो l-3 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का IT होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का m1 l2 t-3 एंड I-1 होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V = IR होता है, ठीक है, या V = IR या W/Q, वर्क अपॉन में वर्क पर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है
किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को फील्ड में लाने के लिए एक फील्ड के अगेंस्ट जो हम वर्क डन करते हैं पर यूनिट चार्ज के रेस्पेक्ट में, यूनिट चार्ज के रेस्पेक्ट में, उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क के डायमेंशंस में टाइम के डायमेंशंस का डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशंस आ जाएंगे m1 l2 t - 3 i - 1। होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t - 3 i - 1। ठीक है, m1 l1 इलेक्ट्रिक फील्ड E इज टू क्या होता है? F इज टू QE होता है। सभी को पता है कि भैया F इज टू क्या होता है? QE होता है। आप देख सकते हैं F इज टू QE, ये फॉर्मूला होता है F इज टू QE। अब चार्ज के डायमेंशंस तो IT होते हैं। E के डायमेंशंस निकालने के लिए आपको फोर्स के डायमेंशंस में Q के डायमेंशंस का डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर E इज टू F/Q करना पड़ेगा। सो E के डायमेंशंस कैसे आएंगे? जब आप फोर्स के डायमेंशंस लिखोगे m1 l1 t - 2 एंड Q के डायमेंशंस क्या होते हैं? I1 t1। तो ये ऊपर चला जाएगा, T1 जब हो जाएगा तो t - 3 बन जाएगा। तो m1 l1 t - 3 i - 1, ये किसके डायमेंशंस आ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस आ गए। क्योंकि देखो T ऊपर चला गया ना, T ऊपर चला गया, I भी ऊपर चला गया तो I - 1 हो गया। T और I दोनों ही ऊपर चले गए, T और I दोनों ही कहाँ चले गए? ऊपर चले गए थे, तो वो माइनस के हो गए। ठीक है, होप कि समझ में आया होगा सभी को। इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशंस आ गए m1 l2 t - 3 i - 1। मैग्नेटिक फील्ड m1 t - 2 i - 1, स्पेसिफिक हीट l2 t - 2 q थीटा -1, l2 t - 2 थीटा -1। यहाँ क्योंकि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट के बारे में आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे आगे। सो ये 20 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इनको अगर आप याद रखोगे तो देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस आप आसानी से निकाल सकते हो। बस कुछ 20-25 क्वांटिटीज़ को अच्छी तरह से याद रख लो आप। अब डायमेंशनल एनालिसिस मेथड पे आते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दे रखी होगी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दे रखी है या कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई फार्मूला दे रखा है, तो हम ये देखते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस, कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी से किस तरह से रिलेट कर रहा है। अगर आपको कोई फार्मूला दे दें, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, उसके बारे में आप बता सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस को सीखने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फार्मूला लिख दूं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे एक फोर्स का फार्मूला बनाना है। अगर मैंने एक फोर्स का फार्मूला लिख दिया, मान लो मैंने m/a, मैंने फोर्स का फार्मूला लिख दिया m/a। वैसे सभी को पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, पर मान लो किसी से मैंने पूछा कि भाई फोर्स का फार्मूला m/a पॉसिबल है क्या, तो वो डायमेंशन देखेगा कि भाई फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t - 2। मास के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1। और एक्सेलरेशन के क्या होते हैं? l1 t - 2। तो अगर एक्सेलरेशन के डायमेंशंस को ऊपर भेज दें तो m1 l - 1 t + 2 आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि LHS और RHS बराबर ही नहीं है। LHS और RHS बराबर ही नहीं है। LHS में तो m1 l1 t - 2 फोर्स के डायमेंशन है, जबकि आ क्या रहे हैं? m1 l - 1 t + 2। तो ये गलत है, तो फोर्स का ये फार्मूला गलत हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से कि हम किसी भी फार्मूला को चेक कर सकते हैं। किसी भी फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन अगर आपको दे रखी है किसी अनदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में, तो आप चेक कर सकते हो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F = ma होता है, सभी को पता है। यही डायमेंशनली करेक्ट है, बिकॉज मास के डायमेंशंस m1, एक्सेलरेशन के l1 t - 2, और यही डायमेंशंस किसके होते हैं? फोर्स के होते हैं, m1 l1 t - 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है, m1 l1 t - 2। ठीक है, तो यहाँ पर LHS किसके बराबर हो जाता है? RHS के बराबर हो जाता है। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज़ करके एक तो फार्मूला चेक कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं जैसे यूनिट कन्वर्ट हो, पर डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज़ करके भी हम एक यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे।
तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, बेस क्वांटिटीज़ यही मानी जाती हैं जो ऐसे ही हमारी ऐसे ही सिस्टम में है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सबके डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, इन 7 क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस में इन्हीं को ही फंडामेंटल माना गया है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि LHS बराबर RHS होना चाहिए। LHS बराबर कोई भी फॉर्मूला दे रखा है, कोई भी इक्वेशन दे रखा हो, तो ध्यान रखना जिस क्वांटिटी की इक्वेशन है वही क्वांटिटी के डायमेंशंस पूरी इक्वेशन में होने चाहिए, वही क्वांटिटी के डायमेंशंस पूरी इक्वेशन में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फोर्स की इक्वेशन है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स के डायमेंशंस हैं तो राइट हैंड साइड में भी फोर्स के ही डायमेंशंस होंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक इक्वेशन दे रखी हो A इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो A अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो A इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए A, B और C के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है? डायमेंशनल होमोजेनिटी कहलाता है कि डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम, मस्ट बी द सेम। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डायमेंशनल होमोजेनिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन N2 में दे रखी है, A इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय C दे रखी है। A इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? B मल्टीप्लाई बाय C दे रखी है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर A के जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस B इंटू सी के डायमेंशंस के बराबर होने चाहिए। B और C की जो प्रोडक्ट में जो डायमेंशंस आएंगे और जो A के डायमेंशंस हैं दोनों क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो LHS और RHS का बराबर होना ही होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ध्यान रखना, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। आप फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हो, फोर्स को प्रेशर के साथ कभी भी ऐड नहीं कर सकते। धन वेलोसिटी को सिर्फ वेलोसिटी के साथ ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ ऐड नहीं कर सकते। पर आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो चलो आइए देख लेते हैं किस तरह से v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हम लिखते हैं। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? चलो इसको अपन आज एनालिसिस करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज़ करके v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन कहलाती है, इसको चेक करते हैं। देखो वेलोसिटी है, तो ध्यान रखना होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? जो वेलोसिटी के डायमेंशंस LHS में हैं वही इसमें होने चाहिए, वही इसमें होने चाहिए। यानी ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी के डायमेंशंस होने चाहिए RHS में। तो यानी कि LHS को किसके बराबर करना है बेटा? RHS के बराबर करना है। तो चेक करते हैं वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं। L1 t-1 इज इक्वल्स टू यू भी एक वेलोसिटी है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो दोनों ही वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के डायमेंशन सेम होंगे। प्लस अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ ही ऐड हो सकती है। मतलब अगर u वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं, u में वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं, तो a और t के जो प्रोडक्ट है, a और t का जो मल्टीप्लिकेशन है, उसके डायमेंशंस भी वेलोसिटी के बराबर ही होने चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं। L1 t-2 और टाइम दे रखा है तो टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं? T1 होते हैं, ठीक है। और T1 और t-2 आपस में मिल जाएंगे तो वो t-1 बना लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर L1 t-1 v के डायमेंशंस, u के डायमेंशंस L1 t-1, और यहाँ पर v और t का जो प्रोडक्ट था, a और t का जो प्रोडक्ट था, एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट था, उसके भी डायमेंशंस क्या आ गए? L1 t-1 आ गए, L1 t-1 आ गए। मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसलिए हम LHS बराबर RHS लिख देते हैं। इसीलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये पूरी वेलोसिटी की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि ये करेक्ट है। हाँ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ पर ये डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी हैं, जैसे s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दे रखा है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। देखिए वीडियो को पॉज करके जो मैंने ये लिस्ट बनाई है, इस पूरी लिस्ट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। 20 पूरी क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। इन पूरी क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके आप
चेक करो कि ये इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट है। जैसे हमने एस इजकल यू, एस किसकी इक्वेशन है? एस आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो ये पूरी इसके जो डायमेंशंस होंगे एल एच एस और आर एच एस में, वो लेंथ के डायमेंशन होने चाहिए, यानी एल वन और एल वन। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक मैं चेक करके बताता हूँ आपको, एक और इक्वेशन चेक कर लेते हैं। वेट अ मिनट। ओके, सो चलो इस इक्वेशन को चेक करके बताते हैं। एस इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ध्यान रखना एल एच एस में तो डायमेंशंस जो हैं ये लेंथ के हैं, क्योंकि बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है। ए टी, यू टी, यू और टी की मल्टीप्लाई कर दो, यू टी। एस इज इक्वल्स टू यू टी, यू क्या होता है? एल वन टी माइनस वन होता है, एल वन टी माइनस वन होता है। और टाइम के डायमेंशंस क्या होंगे? टी वन प्लस हाफ। ये जो हाफ है ये डायमेंशन लेस होता है, ये इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। एक्सेलरेशन के क्या होते हैं? एल वन टी माइनस टू, इसके लिख रहा हूँ, इसके वाले के। ठीक है, और टी स्क्वायर है तो टी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? टी का स्क्वायर। अब आप ओपन कर सकते हो ब्रैकेट्स। देखो यहाँ पर तो सामने एल वन है, ये टी माइनस वन से टी वन कैंसिल होगा तो एल वन बचेगा, प्लस 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 कुछ ज़्यादा ही लग गया, एल वन प्लस। अब देख सकते हैं यहाँ पर t माइनस टू भी प्लस टू से कट जाएगा तो एल वन ही बचेगा। अब आप देख सकते हो सब जगह एल वन एल वन एल वन आ गया, मतलब एल एच एस बराबर क्या आ गया? आर एच एस आ गया। ठीक है, ये चीज़। तो इस तरह से हम फॉर्मूलाज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट को आप चेक करिएगा किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं, इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपन में आर स्क्वायर। तो यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के डायमेंशंस फाइंड आउट करो, तो आपको पता है जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ है, F इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। इसका यूज़ करके मैं g के डायमेंशन निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले g का फॉर्मूला बना लो, g इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन में एम वन एम टू हो जाएगा। आप देख सकते हो g के डायमेंशंस निकालने हमें, तो सबसे पहले फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे? एम वन एल वन टी माइनस टू। यहाँ पर आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर के डायमेंशंस क्या होंगे? आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर एल टू। एम वन और एम टू, एम क्या है? मास, एम वन भी मास एम टू भी मास, दोनों ही एम वन इंटू एम वन, तो यहाँ हो जाएगा एम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम का स्क्वायर। अब एम के स्क्वायर को ऊपर भेज दीजिए, जो नीचे होते हैं उसको अपन कहाँ भेज देते हैं? ऊपर भेज देते हैं। तो जी के डायमेंशंस आ जाएंगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशंस आ जाएंगे। एम टू जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का टू और प्लस का वन मिलके क्या हो जाएगा? माइनस का वन हो जाएगा। माइनस का वन एल टू और एल थ्री, एल टू और एल थ्री, एल टू एल वन और एल टू, एल वन और एल टू मिलके क्या बन गए? एल थ्री बन गए। ये वाला जो एल वन है और ये वाला जो एल टू है, ये मिलके क्या बन गए? एल थ्री बन गए। उसी तरह टी माइनस टू, तो ये देख सकते हैं आप, ये डायमेंशंस किसके आ गए? जी के, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी एम माइनस वन एल थ्री डी माइनस टू आ गए। ठीक है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके किसी की फिजिकल क्वांटिटी के या फिर किसी भी कांस्टेंट के डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब आपको हो गया तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी कैसे डायमेंशन है? तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता था, इसीलिए इसके डायमेंशन है, वरना मोस्ट ऑफ द कांस्टेंट क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो डायमेंशन लेस होती हैं। ये भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी डायमेंशन लेस होती हैं क्वांटिटीज़, वो भी आपको याद रखना है कि भाई जितने भी कांस्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा कि भाई स्ट्रेन एक कांस्टेंट है, स्ट्रेन एक कांस्टेंट है। ठीक है, स्ट्रेन में कोई डायमेंशन नहीं होते, स्ट्रेन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, जैसे रिलेटिव अपनी ये क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर अपन दोनों ही डेंसिटी का डिवाइड कर देते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी ज़ीरो, यानी कि उसमें कोई डायमेंशन नहीं होते, m0 l0 t0 होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी इक्वेशन आप अच्छी तरह देखिएगा, सारी इक्वेशंस को चेक करिएगा अच्छी तरह से कि भाई आप किस तरह से डायमेंशन एस का यूज़ करके इन इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके भी बताया आपको, बाकी पूरी 20 इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम वी दे रखा है, तो एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट्स के डायमेंशन सभी बताइएगा मुझे। प्लांक कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ मतलब क्या होता है? वेवलेंथ क्या होता है? L1 होता है, बिकॉज इट इज़ अ लेंथ, इट इज़ अ डिस्टेंस, तो L1 होंगे इसके डायमेंशंस, ठीक है। तो सभी मुझे बताएंगे कि भाई एच के यानी कि प्लांक कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं। जो 11 नंबर पे दे रखा है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू ये वाला, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी, तो एच के डायमेंशन सब मुझे निकाल के बताएंगे, ठीक है। वैसे ये जितनी भी इक्वेशंस मैंने लिखी हैं यहाँ पर ये डायमेंशनली करेक्ट हैं, बिकॉज LHS के डायमेंशंस RHS के बराबर आ रहे हैं। अब एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने चेकिंग की कि भाई किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट चेक करना हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज़ करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस को चेक करने के लिए, ठीक है। आज जैसे हमने बहुत सारी इक्वेशंस को भी चेक किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को चेक किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को चेक किया, तो हम इक्वेशंस को उनके जो डायमेंशनली चेक करके उनके डायमेंशन से हम पता कर सकते हैं कि एक फार्मूला गलत है या सही है या गलत है, ये हम बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं इक्वेशंस को, रिलेशंस को। डिराइविंग रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज़ करके हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से? जैसे यहाँ पर एक दे रखा है कि भाई जो टाइम पीरियड है किसी भी सिंपल पेंडुलम का, वो लेंथ की पावर्स पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला डिराइव किया गया है, ठीक है। ये किस तरह से डिराइव किया गया? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो टाइम पीरियड है किसका, पेंडुलम का, वो लेंथ की पावर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की पावर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट का साइन लगा देंगे, KLAGB। अब हम क्या करेंगे रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए कि भाई क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लेंथ के डायमेंशंस रखेंगे। किसके डायमेंशंस रखेंगे? लेंथ के डायमेंशंस रखेंगे। यहाँ पर सभी के डायमेंशंस रखेंगे। जैसे ये टाइम है तो टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं? T1 इज इक्वल टू, ये डायमेंशन लेस, इसके कोई डायमेंशन नहीं है, दिस इज द डायमेंशन लेस। कांस्टेंट हमेशा डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है इसलिए कांस्टेंट आया है, तो कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब आप इक्वल्स टू का साइन लगाते हो तभी कांस्टेंट के आता है, ठीक है। लेंथ के डायमेंशंस क्या होते हैं सभी पता है, m0 l1 t0, या सिर्फ l1 भी मैं लिख सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसकी होल पावर a। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायमेंशन बेटा एक्सेलरेशन के ही होते हैं, जो कि होते हैं L1 t-2 की पावर b। अगर मैं पावर्स को अंदर ले जाऊं, तो ये क्या बनेगा? देखिए T1 इज इक्वल्स टू LA, पावर्स मल्टीप्लाई हो गए ना, पावर के ऊपर पावर थी, b नीचे आ जाएगा तो LB t-2b। अब मैं कंपेयर करूँ पूरे फॉर्मूले से, तो देखो L कितनी बार आया बेटा? 2 बार आया, तो इसको जोड़ लो। T1 इज इक्वल्स टू LA प्लस B हो जाएगा, और T कितना रहेगा? माइनस का 2B रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ फार्मूला से यहाँ पर LHS पार्ट से, तो यहाँ पर M और L तो है ही नहीं, तो L के डायमेंशंस जो हैं, L के जो डायमेंशंस हैं वो LA प्लस B से मैच होने चाहिए, और T के डायमेंशंस जो हैं ये T-2B से मैच होने चाहिए। तो अगर अपन कंपेयर करें, क्या करें? बाय कंपेयरिंग द डायमेंशंस, तो देखो A प्लस B जो है, ये जो A प्लस B है ये 0 के बराबर होना चाहिए, और ये जो माइनस का 2B है ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो A प्लस B इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस का 2B इज इक्वल्स टू 1। तो ये दो इक्वेशंस आई हैं, इससे B की वैल्यू कितनी आ गई? B की वैल्यू तो आ गई माइनस का 1/2।
इसको उठा के मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए प्लस ए माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस तो माइनस होते हैं, तो ए माइनस हाफ ए माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन में रख दिया ए प्लस बी बराबर 0 में रख दिया, बी इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जो वैल्यू आई थी माइनस 2b को 1 के बराबर करने पर, तो ए के डायमेंशंस भी कितने आ गए, ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। अब जो हमारे बी और ए की वैल्यू आई है इसको उठा के हम हमारी जो बेस इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसमें रख देंगे की वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को उठा के 1 में रख दो। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी क्या थी, टी इज इक्वल्स टू क्या थी, टी इज इक्वल्स टू के एल ए जी बी, टी इज इक्वल्स टू के एल ए, एल की पावर हो जाएगी हाफ और बी की पावर हो जाएगी माइनस हाफ। माइनस होता है तो बेटा नीचे भेज दिया करो, माइनस हो ना कोई नंबर तो उसको कहाँ भेज दिया करो, नीचे भेज दिया करो। माइनस होते ही वो नंबर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के एल की पावर हाफ और b माइनस होने के कारण नीचे चला गया b की पावर हाफ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फॉर्मूला बन गया t इज इक्वल्स टू के, दोनों की कंबाइंड पावर हाफ हो जाएगी और किसी की भी पावर अगर हाफ होती है तो वो रूट होता है, क्या होता है, रूट होता है। तो t इज इक्वल्स टू के अंडर रूट में l अपॉन में b, ये आया फॉर्मूला हमारा, l अपॉन में b नहीं है, सॉरी g है, मैंने b लिख दिया गलती से, सॉरी, यहाँ पर g है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है आपका g आएगा, ओके g, ये भी g है, ध्यान रखिए, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका g आएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। वैसे जो नया फॉर्मूला होता है, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू हमें डायमेंशन एनालिसिस में से पता नहीं चलती, पर जो फॉर्मूला आता है अंडर रूट में 2 l बाई जी ही आता है। जहाँ कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 2 होती है, ठीक है, ये हम आगे निकालेंगे, पर यहाँ डायमेंशन एनालिसिस से कांस्टेंट की वैल्यूज़ पता नहीं चलती, ये इसका एक ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप दे रखी हो, अगर आपको स्टेटमेंट दे रखा हो तो आप फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो। ये है डायमेंशन एनालिसिस मेथड का एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा था, अभी आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये देख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू के अंडर रूट में l बाई जी, ये फॉर्मूला आया। कन्वर्टिंग यूनिट्स के लिए, यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज़ करते हैं। अब एक यूनिट सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, n2 बराबर n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। अब n2 क्या है, जिस सिस्टम में आपको यूनिट को कन्वर्ट करना है, और n1 क्या है, जिस सिस्टम में आपको यूनिट दे रखी है। मान लो आपको ऐसे ही सिस्टम में यूनिट दे रखी है और CGS में कन्वर्ट करना है, तो n1 क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट सिस्टम, पहले सिस्टम का मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू दे रखी होगी, जैसे 10 न्यूटन दे रखा है, 10 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करना है, तो पहले सिस्टम में वैल्यू 10 है तो n1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब n2 के लिए यानी दूसरे सिस्टम के लिए आपको निकालनी है, तो ये पूरा फॉर्मूला लगाओगे, m1 l1 t1 क्या है, पहले सिस्टम के डायमेंशंस यानी मास, लेंथ और टाइम की जो यूनिट्स हैं वो पहले सिस्टम की लगेंगी, m2 l2 t2 क्या है, दूसरे सिस्टम की यूनिट्स हैं, और a b c ये डायमेंशंस हैं, एक्सपोनेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को CGS सिस्टम डाइन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हमने ऐसे सिस्टम में डायमेंशंस देख लिए कि ऐसे सिस्टम में जो यूनिट होती है वो 1 न्यूटन को किस तरह से लिखते हैं, SI में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी kg मीटर सेकेंड की पावर -2। तो वो CGS सिस्टम में क्या हो जाएगा, एक डाइन बराबर 1 kg 1 ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड -2, यहाँ टाइम भी सेकेंड ही रहता है, टाइम तो यहाँ सभी जगह सेकेंड ही रहता है, बस मास में ग्राम हो जाएगा और आपका जो लेंथ है उसमें सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको पता है बेटा फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि फोर्स को कन्वर्ट करना है हमें CGS में, तो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, n2 बराबर n1 m1 बाई m2 a, l1 बाई l2 b और t1 बाई t2 की पावर c। n2 बताया आपको रेफर्स मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट इन CGS सिस्टम, क्योंकि जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी ये मैग्नीट्यूड है, उस सिस्टम का मैग्नीट्यूड होगा जो बाद में निकल के आएगा। n1 क्या है, पहले सिस्टम का मैग्नीट्यूड,
जो कि दे रखा है यहाँ पर 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है आपको? 1 न्यूटन को। तो ऐसे सिस्टम में N1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। तो फॉर्मूला में रख देंगे N2 बराबर N1 की जगह 1 रख दो। अब M1 क्या यूज होगा? फॉर्मूला हमारा है ना M1 बाई M2 की पावर A। तो M1 क्या है? kg और M2 क्या है? ग्राम, क्योंकि M2 दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें कन्वर्ट करना है। A क्या होता है? ABC डायमेंशंस होते हैं, तो जो कि फोर्स के डायमेंशंस ही होंगे M1 L1 T-2। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2। ये कैसे आई? क्योंकि फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? अभी अपन ने लिखे कि फोर्स के डायमेंशंस होते हैं M1 L1 T-2। तो A की वैल्यू 1 है, L की पावर B यानी L की पावर B यानी कि L की जो डायमेंशंस हैं वो 1 है, B की वैल्यू 1 हो जाएगी, और C यानी टाइम के डायमेंशंस यानी कि -2, तो C की वैल्यू -2 हो जाएगी। ये हमने रख दिया। अब कन्वर्ट कर दो बेटा सभी। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं तो 10 की पावर 3 ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। और सेकंड ये आपस में कट जाएंगे, ग्राम से ग्राम कट गया, सेकंड सेंटीमीटर से सेकंड सेंटीमीटर कट गया, बचा क्या? 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, जो कि बल्कि 10 की पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन किस में कन्वर्ट हो गया? डाइन में कन्वर्ट हो गया, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस मेथड का यूज करके हम क्वांटिटीज को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपको 1 जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? अर्ग्स, जो कि सीजीएस सिस्टम में यूनिट। जूल आपकी एसआई सिस्टम की है, अर्ग्स किसकी है? सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम की यूनिट है? सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट आपको करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। सो आज हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। ये हमारे आज हमने डायमेंशन एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर लिया। डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये हमने आज पढ़ा अच्छी तरह से। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस कैसे बनाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके, एंड डायमेंशन एनालिसिस मेथड से हमने ये देखा कि किसी भी फार्मूला को कैसे चेक करते हैं, किसी भी फार्मूला को डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। हम किसी भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन आपको दे रखा हो, उस रिलेशन से हम फार्मूला बना सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट से यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ठीक है, ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। तो लगभग चैप्टर ओवर होने वाला है। अब बस एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है, इसके ड्रॉबैक्स हम पढ़ेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स देखेंगे कल। तो लगभग हमारा जो चैप्टर है वो आज ओवर हो चुका है लगभग। ठीक है, बस उसके बाद तो अब इसकी प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। कल तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, और एनडीए का पहला पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, पहला टॉपिक हमारे हाथ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब इसकी लगातार प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छी तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो प्लीज़ चैनल के साथ आप बने रहिए, रेगुलर चैनल को विज़िट कीजिए, रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं अभी, और बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन होगी। और अपनी प्रैक्टिस को भी आप कंटिन्यू रखिए। जिस बुक से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में उत्कर्ष एजुकेटर ही इंस्टाग्राम है मेरा, जो कि मैंने लिंक में दे रखा है, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये आज हमारा सेशन नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।